हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आपके लिए मैं साइकोलॉजी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी मॉडल टेस्ट पेपर था एक मेरे पास पड़ा हुआ, तो उससे आपको ये मैं वीडियो लेके आया हूँ। आपके HP टेट, सी टेट और आपके JBT टेट, यहाँ तक कि आपका जो BEd में भी आपकी ये काम आने वाला है, BEd एंट्रेंस के लिए, राइट। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना, लास्ट में कमेंट जरूर करना है आपने कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्यवहार में किस प्रकार के संकार्यों का समावेश है। अगर इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में भी आपको मैं प्रोवाइड करवा रखा है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द बिहेवियर। तो आपने व्यवहार में किस प्रकार के संकार्यों का जो है समावेश है। व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द बिहेवियर, तो किस तरह की है, ये आपका उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। जो आपकी एक्टिविटी है ये आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। तो क्या क्या दी है, वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से पढ़ लेना। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द बिहेवियर। कॉग्निटिव एक्टिविटी लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन। इसके अलावा आपके नेक्स्ट में है लाइक वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। अफेक्टिव एक्टिविटी लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, ऑल द अबव। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज नॉट। अगर बात की जाए आपकी, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, तो अगर बात की जाए बिहेवियर साइंस, बिहेवियर साइंस आपका है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एन अप्लाइड साइंस आपका प्रयुक्त विज्ञान है। ऑप्शन डी है आपके पास साइंस, सोशल साइंस, तो सामाजिक विज्ञान भी आपका शिक्षा विज्ञान है। क्या नहीं है, तो आपका नहीं है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस इट मीन्स आदर्शमूलक विज्ञान। आदर्शमूलक विज्ञान क्या होता है, आगे एक और क्वेश्चन है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने परिभाषित किया है। तो ये आपकी एक स्टेटमेंट है, किस परिभाषा दी है, किसने दी है। तो मनोविज्ञान को चेतना का जो है, कॉन्शियसनेस का जो है विज्ञान किसने कहा है। हु डिफाइन द साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये कहा है विलियम जेम्स और विलियम वुंट ने। ऑप्शन इसका आपका ए सही हो जाएगा। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसका जो है संबंध अध्यापन और अधिगम से है। हु गेव दिस डेफिनेशन। ये आपकी डेफिनेशन किसने दी है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विथ टीचिंग एंड लर्निंग। हु इज गेव दिस डेफिनेशन। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय स्किनर। ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। आदर्श मूलक विज्ञान क्या उत्तर देने का प्रयास नहीं करता। अभी मैंने आपको बताया था कि आदर्श मूलक विज्ञान क्या है, आपको आगे पता लग जाएगा। तो इसमें जो है क्या उत्तर देने का प्रयास नहीं करता है आदर्श मूलक विज्ञान, तो ये नहीं करता है कि शिक्षा कब, कैसे, कहाँ से आई। जो इस तरह के प्रश्न है उसका आंसर देने में जो ये कैपेबल नहीं है आदर्श मूलक विज्ञान, इसीलिए ये शिक्षा विज्ञान का आपका एक भाग नहीं है। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट डज नॉर्मेटिव साइंस नॉट ट्राई टू आंसर। एजुकेशन व्हेन, हाउ एंड वेयर। शैक्षिक प्रक्रिया में कौन से कारक है। तो शैक्षिक प्रक्रिया में कौन से कारक है यह आपने बताना है। छात्र व अधिगम, एक बार इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। व्हाट आर द की फैक्टर इज एन एजुकेशन प्रोसेस। तो इसमें एजुकेशन प्रोसेस में जो आपके की फैक्टर है एजुकेशन प्रोसेस के, इसमें से क्या क्या कारक है। छात्र, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया तथा वातावरण, या फिर अध्यापक। इंग्लिश में देखेंगे प्यूपल एंड लर्निंग एक्सपीरियंस आपका एजुकेशन प्रोसेस है। जी हाँ, एजुकेशन प्रोसेस का एक जो पार्ट है आपका प्यूपल एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग प्रोसेस एंड इन्वायरमेंट। इसके अलावा जो नेक्स्ट है टीचर। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपके जो है इसके कारक। शिक्षा मनोविज्ञान में अनुसंधान कार्य किन विधियों द्वारा किया जाता है। तो आपने बताना है जो व्हाट मेथड्स कैरिड आउट इन द रिसर्च वर्क इन एजुकेशन साइकोलॉजी। तो जो आपके कौन कौन से मेथड जो कैरी आउट किए जाते हैं रिसर्च में जब की जाती है एजुकेशन साइकोलॉजी पर जो काम किया जाता है, तो कौन कौन से आपके जो कारक हैं या मेथड है जो यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन जो आपका पहला है प्रयोगात्मक विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, सापेक्ष या अविच्छेदक विधि, निदानात्मक विधि और उपयुक्त में से सभी। तो आपने क्या करना है, इंग्लिश में आपको जो है साइकोलॉजी पढ़ना काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इजी रहता है। तो मैं अगर आप चाहे तो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में याद करने में ज़्यादा आसानी होती है। व्हाट मेथड आर कैरिड आउट इन द रिसर्च वर्क इन एजुकेशन साइकोलॉजी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये आपका हेल्पफुल रहता है। डिफरेंशियल मेथड, क्लिनिकल मेथड,
तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी मेथड जो आपके सहायक रहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी में काम करती बार रिसर्च के समय। निश्चयचित अंड क्या कहलाते हैं? अब निश्चयचित क्या होता है ये आपको हिंदी पढ़ने में तो डिफ़िकल्टी हो, इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप। व्हाट इज़ ए फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड? तो फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड क्या कहा जाता है? युग्मज, यानी कि गाय नॉट। तो आपने याद रखना है गाय कॉट कहा जाता है आपका फर्टिलाइज्ड एग को। निश्चयचित अंडे में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ फर्टिलाइज्ड ओम्स? तो कितने होते हैं? ये आपके 23 के पेयर में होते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है सी सही हो जाएगा। अगर टोटल पूछे जाते हैं तो टोटल कितने होते हैं आपके? तो टोटल होते हैं आपके 46। पेरेंट्स और मदर दोनों को मिला के 23 के पेयर में होते हैं। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 46। पैतृक होते हैं, तो पैतृक क्या होते हैं? तो ये आपने देखना है। पैतृक होते हैं आपके जो जीन्स होते हैं, मे बी यहाँ व्हाट आर जीन्स, जो आपके जीन होते हैं उनको कहा जाता है पितृक। तो आपने इसको जीन से रखना है कि जीन क्या होते हैं। जीन स्थूल द्रव है जो माता पिता से संतान को स्थानांतरित होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपने इस तरह से छांटनी, जी हाँ ये सही है। वे वंश परंपरा के गुणों के निर्धारण एवं संवाहक है, तो ये भी आपका सही है। वे शारीरिक गुणों प्रकारों एवं क्षमताओं के रूप में हो सकते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आनुवंशिकी व्हाट इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो ये जाना जाता है मंडेल को। ऑप्शन जो इसका है आपका ए सही हो जाएगा। वंश परंपरा में विभिन्न गुणों के स्थानांतर का परिगणन संबंधी अध्ययन किसने किया है? हु स्टडीज स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस ट्रेट्स इन हेरिडिटी? तो ये किया है आपका गोल्टन ने। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। योग्यतम की रक्षा का सिद्धांत किसने दिया है? तो योग्यतम की रक्षा का सिद्धांत दिया है आपका डार्विन ने। हु गेव द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? तो किसने दिया है? ये दिया डार्विन ने। ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा। एचपी टेट में अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। नाड़ी मंडल में वृहद मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है उच्चतर बौद्धिक नियंत्रण का स्थान। ऑप्शन इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। यह अपने अनुभव के चिंतन, बोध और स्मरण के योग्य बनाता है। तो ए और बी इसका दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट है। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाने में अपनी समझ का विकास करते हैं। तो ये आपने ये स्टेटमेंट दी है। तो किसने दी है? चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओवर अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। हु सेड दिस? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय पियाजे। ऑप्शन इसमें सी आपका सही हो जाएगा। जब बच्चा अपने माता पिता अथवा अध्यापकों से अनंत प्रश्न पूछता है तो वो किस प्रवृत्ति का रोधक होता है? तो आपने बताना व्हेन अ चाइल्ड आस्क एंडलेस क्वेश्चन फ्रॉम हिज पेरेंट्स और टीचर्स व्हाट इंस्टिंक्ट डज इट शो? इट शो देयर क्यूरियसिटी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो क्या दर्शाता है? ये इसकी जिज्ञासा दर्शाता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। बालक के विकास और अभिवृद्धि का ज्ञान एक अध्यापक के लिए क्यों अनिवार्य है? क्यों अनिवार्य है? क्योंकि अधिगम स्थितियों के प्रबंधन के लिए, अनुदेशन कार्यक्रम के सुनियोजन के लिए, बालकों के उचित जो आपका है मार्गदर्शन के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन सभी के लिए है जो अध्यापक को ये जानना इसका जरूरी होता है, अभिवृद्धि का ज्ञान सभी के लिए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? आप स्टेटमेंट सारी पढ़ लीजिए। तो सही कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा कि जो आपका सही कौन सा नहीं है कि विकास और अभिवृद्धि की दर स्थिर और एक समान होती है। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि विकास जो है आपका, अभिवृद्धि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और ये कभी जो है स्थिर और एक समान होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो विकास है वो होता रहता है, जो आपकी ग्रोथ रेट है वो होती रहती है, राइट। आकार में शरीर में परिवर्तन होता है, लंबाई चौड़ाई भार में इत्यादि में परिवर्तन होता है। इसलिए जो आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके जो बाकी के क्वेश्चन बच गए हैं आपके, वो भी मैं आपके नेक्स्ट पार्ट में कल तक डाल दूंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।